हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जहां हमने स्टार्ट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CGPSC मेंस 2025 को ध्यान में रखकर। पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस को जाना था और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी। जो बेसिक जानकारियां होती है, जैसे उसका अर्थ क्या है यानी मीनिंग, उसका क्षेत्र कितना फैला हुआ यानी स्कोप कितना है, नेचर यानी प्रकृति कैसी है, और साथ ही साथ महत्व के बारे में हमने जाना था। आज हम उसके आगे निजी एवं लोक प्रशासन यानी प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उदारीकरण के बाद क्या परिवर्तन आज हमें देखने को मिलता है उसको समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। उसके मुताबिक यानी कि सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज जब हमें पता होंगी तो उसके बिना पे हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि आज के समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन और साथ ही साथ निजी प्रशासन कैसा व्यवहार दिखाता है, यानी क्या बिहेवियर दिखाता है आज के समय में। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने के मैं आपको बताना चाहूंगा कि उदारीकरण जिसको हमें पढ़ना है वो एक्चुअल में होता क्या है। हम जब भी बात करते हैं उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की, उदारवादी नीति या उदारीकरण की, उदार होना मतलब क्या है? उदार होना मतलब रिलैक्स करना, ठीक है। तो जब भी हम रिलैक्स करने की बात करते हैं यानी कुछ छूट देने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम छूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ छूट कैसे छूट होगा? यहाँ पे वो छूट होगा जो कि हमारे लिए कार्य करने वाले यानी प्रशासक को छूट दिया जाता हो, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट हो चाहे वो कुछ और बेनिफिट हो, ठीक है। लेकिन जब ये उदारवादी नीति आई थी, जब 1990 के समय में हमने भारत में देखा था, तो उदारीकरण जो था वो 1990 के बाद आया था भारत में, ठीक है। तो उस समय में नरसिम्हा राव हमारे चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ ही साथ उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के आइडिया से उत्पन्न हुआ लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भारत में, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है? इसमें होता यह है कि रिलैक्सेशन दिया जाता है, या फिर बोले तो छूट दी जाती है। किसमें? लॉ में, ताकि मार्केट जो है ना वो इजीली एक्सेसिबल हो। इजी एक्सेस मिले मार्केट में। इसका मतलब है कि अब अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो बहुत आसानी से आप वो फैक्ट्री खोल सकते हैं। पहले जितना आपको कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी, बहुत आसानी से कुछ प्रोसेस के थ्रू ही आप खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई दुकान खोलनी हो, कुछ भी खोलना हो, अगर मार्केट में आपको एज एन एक्टर यानी कि व्यापारी के तौर पर अगर आना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपको व्यापार करना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मार्केट को फ्री छोड़ा जाए, ठीक है। तो एक टर्म है, फ्रेंच टर्म है लेजिस फेयर। लेजिस फेयर, ठीक है। इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि लॉ को रिलैक्स करिए और मार्केट को फ्री हैंड दीजिए, छूट दे दीजिए कि वो लोग अपने मुताबिक क्या कर पाए, व्यापार कर पाए, बेनिफिट ज्यादा ले पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये आइडिया है मार्केट इकोनॉमी का, ठीक है। तो कोई पूछे तो लिबरलाइजेशन किसका आइडिया है, तो मार्केट इकोनॉमी का, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। उदारीकरण मतलब रिलैक्सेशन, किसमें? लॉ में, ठीक है।
या पॉलिसीज में, लॉ हो गया, पॉलिसी हो गया, कुछ भी इस तरह का नीति हो गया, कोई भी, जिनके माध्यम से आप क्या करते हैं, मार्केट में कैपिटलाइज करते हैं। तो यहां से टर्म आता है लिबरलाइजेशन का। अब हम जानते हैं आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले तो हम जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कल हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि बेसिकली आपको कोई भी कार्य को संपन्न करवाना होगा, ठीक है, जो कि गिवन सेट ऑफ मटेरियल्स एंड मैन से निकलते हैं, ठीक है। यही चीज हमने देखा था कि मैन, मटेरियल या रिसोर्सेज और साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का समावेश यानी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये आपको क्या रिजल्ट देता है, एडमिनिस्ट्रेशन का। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, ठीक है, यानी रिजल्ट आपको चाहिए होता है आपके मुताबिक, तो अगर वो रिजल्ट पब्लिक के फेवर में हो, यानी कि वेलफेयर के लिए हो, ठीक है, तो वो कहलाता है पब्लिक। पब्लिक यानी स्टेट एक्टर होगा, ठीक है। स्टेट एक्टर होगा यानी गवर्नमेंट जो होगी ना, वो एक्ट करेगी, वो क्या करेगी, वो कार्य को संपन्न करवाएगी ताकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से चल सके और इससे बेनिफिट, रिजल्ट क्या निकले, रिजल्ट हो पब्लिक वेलफेयर का, जिसे हम कहते हैं जन कल्याणकारी या लोकहितकारी कार्य, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कार्य करती है जो लोक हित में होते हैं, ठीक है। तो जब भी रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर, उसे कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वही जब नॉन स्टेट एक्टर्स काम करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर यानी कि गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूं। नॉन गवर्नमेंट मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोई दुकान हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ना, उनको कहते हैं हम नॉन स्टेट एक्टर। तो जब नॉन स्टेट एक्टर कोई काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो काम करवाया जा रहा है वो नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका रिजल्ट जो होगा, ये जो रिजल्ट होगा ना, ये रिजल्ट क्या होगा, खुद का वेलफेयर, सेल्फ वेलफेयर या सेल्फ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिक डिफरेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कि अगर जो रिजल्ट है वो पब्लिक वेलफेयर है तो वो हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वही अगर सेल्फ प्रॉफिट है या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ठीक है, लाभ, यहां पे लाभ क्या है, खुद का लाभ, उस संस्थान का लाभ, ठीक है। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो आपका लाभ, आपको क्या होगा, दुकानदार का लाभ होगा, ठीक है। वो लोगों के लिए भी हित में नहीं सोचेगा। अगर आप सामान बेच रहे हैं तो सामान बेच के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहेंगे, सेल्फ प्रॉफिट। ये है बेसिक डिफरेंस, किसमें, बेसिक अंतर लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं निजी और लोक प्रशासन में, तो ऐसा हम डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं कि दोनों के दोनों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो कुछ लोग इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं, मतलब कुछ विचारक जो हैं, थियोरिस्ट, वो कहते हैं कि भाई निजी और लोक प्रशासन भिन्न है, डिफरेंट है। लेकिन कुछ थियोरिस्ट का मानना यह है कि इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि समानताएं भी हैं और भिन्नताएं भी हैं, लेकिन दोनों साथ में कार्य करते हैं, जो कि आज के समय में हमें देखने को मिलता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है पीपीपी, पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में आप देखते होंगे जहां पे जो भी कार्य करना होता है वो दोनों मिलके करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं जो रिजल्ट क्या देगा आपको, पब्लिक वेलफेयर प्लस वेलफेयर यानी प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सरकार जो है वो हाईवे बनवाना चाहती है, अब सरकार के पास हो सकता है उतने अच्छे इक्विपमेंट्स ना हो, टूल्स ना हो। ठीक है, या आपने रेलवे स्टेशन बनते हुए देखे होंगे, मेट्रो बनते हुए देखा होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली मेट्रो का। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो जो है उसको कौन बनाया, L&T, लाइसेंस एंड टार्गो। ठीक है, तो ये जो लाइसेंस एंड टार्गो है L&T, ये एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट फर्म है, पर गवर्नमेंट का काम है रेलवे मेट्रोज वगैरह बनाना। ठीक है, वो बनने से क्या होगा, तो सरकार क्या करेगी कि भाई उन टेंडर निकालेगी, बोलेगी कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, और हम उनके जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके लोगों के वेलफेयर के लिए मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रैक्स बनवाएंगे। इससे फायदा किसको होगा, फायदा लोगों को होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। हाईवे भी ऐसे ही बनता है, हाईवे बनवा रही है, अगर मान लेते कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है हाईवे, तो उसमें लोगों का हित होगा ना कि कच्ची सड़कों से अच्छी सड़कें मिलेंगी, पर इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, तो प्राइवेट जो कंपनी बना रही होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो बेसिकली आपको उससे टोल लेगी, क्योंकि वो अपना पैसे निकालना चाहेगी ना जितना उसने लगाया है, तो आपको टोल प्लाजा देखने को मिलता है। तो आपको अगर कुछ अच्छी चीजें चाहिए तो उसके लिए टोल देना पड़ता है जहां से प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल एंड बिल्ड ऑपरेट एंड देन फिर ट्रांसफर के लिए बूट और बोट मेथड्स होते हैं, उनको समझेंगे बाद में। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो कभी भी टेंडर वगैरह आपने सुना होगा तो उसमें यूज होता है। ठीक है, हाईवेज वगैरह में बॉट इस तरह की चीजें यूज होती हैं। बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं और बाद में ट्रांसफर कर देते हैं गवर्नमेंट को। एक समय सीमा तय होती है, इस समय सीमा तक आपको जितना भी कर हो रहा है, जो भी आप टोल ले रहे हैं वो टोल आपको मिलेगा प्राइवेट कंपनी को, उससे आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो अर्न हो जाएगा। उसके बाद आप वो रोड हमें दे दीजिए, उसके बाद से उस जगह पे टोल प्लाजा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह सब उसी समय में होता रहेगा। तो सेम चीज है, मेट्रो में भी ऐसे ही होता है, हर चीज में। रेलवे में भी IRCTC जो है प्राइवेट एंटिटी है, पर वो टिकटिंग करवाती है, तो उससे फायदा उसको भी हो रहा है और आपको भी इजी सहूलियत मिल रही है ना, कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे टिकट कर पाते हैं और आपको रेलवे स्टेशन जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपने तेजस एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, तो तेजस एक्सप्रेस जो थी पहले गवर्नमेंट चलाती थी, मतलब इंडियन रेलवे चलाती थी, अब उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है और उसे अब रन कौन करता है, IRCTC करता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से पब्लिक वेलफेयर तो हो रहा है, पर प्राइवेट जो है कंपनीज या प्राइवेट एंटिटीज साथ में ज्वाइन करके काम को संपन्न करवा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और हम देखते हैं अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अंतर की जब हम बात करें, तो डिफरेंसेस किन किन लोगों ने दिया है, किन किन लोगों ने कहा है कि भाई ये जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई देता है हमें, इसमें निजी में और लोक प्रशासन में। तो इसमें आपको आएगा डिफरेंसेस में जोसिया स्टैम्प, कुछ एक नाम है जो आपको याद रखने होंगे, आंसर में आप लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। जोसिया स्टैम्प, नोटबुक वगैरह अपने साथ रखिए, नोट करते जाइए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में रिवाइज करिएगा। ठीक है, जोसिया स्टैम्प के बाद पॉल H एपल भी,
पॉल एच एप्पलबी, ठीक है। इसके अलावा पीटर ड्रकर, ठीक है, ऐसे सो ऑन, बहुत सारे और हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ये लोगों का मानना था कि निजी और लोक प्रशासन में भिन्नताएं या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। एक मिनट दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग अंतर देखते हैं, ठीक है। अंतर देखने के लिए ठीक है, डायमेंशंस लेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन सबसे पहले पर्पस, ठीक है, या बोल सकते हो उद्देश्य। पर्पस या उद्देश्य, तो सबसे पहले तो पर्पस हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट में। तो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब उद्देश्य की बात करें तो ये होगा वेलफेयर, ठीक है। पर्पस क्या होगा? पब्लिक का वेलफेयर ऑफ स्टेट, पब्लिक। और दूसरा, इसके अलावा दूसरा इसका पर्पस होगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या बोल सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक इक्वेलिटी लाना। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, ठीक है। आपके प्रीएम्बल में भी दिया हुआ सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कही गई है। ये जो चीजें, ये कौन करना चाहता है? ये रिजल्ट कौन चाहता है? पब्लिक, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट की जब हम बात करें तो प्राइवेट का पहला मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। दूसरा पर्पस क्या होता है? सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ होता है और प्रॉफिट अर्निंग होता है। उम्मीद करते हो समझ गए ना बेसिक नीति। मतलब लाभ अर्न करना और अपना वृद्धि करवाना, यानी अपना बढ़ोतरी करवाना। जबकि यहाँ पे जन कल्याण की बात होती है और सामाजिक आर्थिक समानता की बात होती है। ये क्या है? आपका पर्पस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके माध्यम से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, पर्पस के बाद और कौन सा डायमेंशन होगा? तो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब राजनीतिक चरित्र की बात करेंगे अगर हम लोग, तो पब्लिक जो है वो क्या होता है? वो बेसिकली बाउंडेड बाई पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो राजनीति से बंधा हुआ है। बेसिकली मतलब है कि जो लॉ बनाया गया है उसी के अंदर में इन्हें काम करना होगा, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि ये कार्य करते हैं, ठीक है। हम चुन के लाते हैं और उनके माध्यम से कार्य होता है। तो जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो लॉ बनाया जाता है, उसी के निर्देशन में, पॉलिटिकल डायरेक्शंस में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आप काम करेंगे तो आपके जनप्रतिनिधि जो होंगे, यानी एमएलए, एमपी, वार्ड मतलब पार्षद हो गए, या जो भी और लोग होंगे, सरपंच वगैरह, वो जो कार्य आपको सौंपेंगे वो आपको करना होगा एज ए ब्यूरोक्रेट या एज ए नौकर, चाहे या सिविल सर्वेंट के तौर पे, ठीक है। तो बाउंडेड बाई पॉलिटिकल डायरेक्शन, निर्देशन किसका होता है? राजनीतिक निर्देशन से बंधे हुए होते हैं। दूसरा, ये डायरेक्टली ऑपरेट करता है ऑपरेट डायरेक्टली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है।
अंडर रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं प्राइवेट की, आपको लगता है कि प्राइवेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अधीन या पॉलिटिकल निर्देशन में काम करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लॉ जरूर बनाई जाती है पर वो डायरेक्टली किसी के अधीन नहीं रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपनी लॉ बनती है, कंपनी लॉ के अधीन रह के उनको कार्य करना होगा जो गवर्नमेंट ने बनाई। पर अपना कार्य जो अपना प्रॉफिट है या अपना लाभ है या अपना ग्रोथ है, उसको करने में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता है। कौन? सरकार। ठीक है, कोई भी राजनीतिक हलचल से इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग काम नहीं करते हैं। नॉट बाउंडेड बाय पॉलिटिकल डायरेक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल डायरेक्शन के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं और बेसिकली ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं। हिंदी में से बोलते हैं स्वायत्तता। ठीक है, यानी कि अपना लॉ या अपना कार्य करने की जो आइडिया है वो किसी के अधीन रहकर नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैं एम सिविल सर्विसेज में आपको पढ़ा रहा हूं एज ए प्राइवेट एंटिटी, तो मुझे कैसे पढ़ाना है इसका निर्धारण मैं खुद करूंगा, ना कि कोई और मुझ पे वो चीज निर्धारित करेगा कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। तो इसे हम कहते हैं स्वायत्तता, यानी कि खुद के निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, तो सेल्फ डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। तो ये लोग एंजॉय करते हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। लेकिन ये लोग ऑटोनॉमी यानी कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपके पास ऑटोनॉमी नहीं होगा, आपको रिप्रेजेंटेटिव्स के अधीन रहकर ही कार्य करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक 2 पॉइंटर्स। आगे और देखते हैं। पर्पस के बाद पॉलिटिकल कैरेक्टर हमने देखा, यानी राजनीतिक चरित्र। अगला पॉइंट क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जवाबदेह किसको होते हैं? जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी लोक प्रशासन की बात करते हैं, तो लोक प्रशासन किसके प्रति जवाबदेह होगा? लोगों के प्रति। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति। तो बेसिकली अकाउंटेबल टू पब्लिक। ठीक है, अकाउंटेबल टू पब्लिक कैसे? आपको पता है कि गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है उसका बजट तैयार करती है, और हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये लोग बजट पेश करते हैं। बजट पेश करने का मतलब है कि ये जवाबदेही दे रहे हैं कि हमारा जो पैसा है, सरकार का अपना कोई आय का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, उनका कोई जरिया नहीं होता जिसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्ट सैलरी तो लेती नहीं है, तो गवर्नमेंट पैसे कहां से इकट्ठा करती है? बोरोइंग्स के थ्रू। ठीक है, उधार वगैरह लेती है या किसी और माध्यम से, या फिर आपके टैक्स के पैसों से, हमारे और आपके टैक्स के पैसों से सरकार के पास अर्निंग्स आती है। अब जो अर्निंग्स आ रही है वो सरकार अपने ऊपर ना खर्चा करके, उसका कार्य होता है कि वो लोगों के प्रति, लोगों के लिए कार्य, यानी वेलफेयर स्कीम्स लाए। तो वो वेलफेयर स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा, यानी जो पैसे जाएंगे वो आपके और हमारे पैसे हैं, तो हमें उसकी जानकारी होने का अधिकार है। ठीक है, हमारे पास ये राइट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे दिए गए पैसे कहाँ खर्च हो रहे। तो उसको कैसे दिखाते हैं सरकार? बजट के माध्यम से। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से, कि हमने पिछले साल इतना इतना स्पेंड किया, आने वाले सालों में हमें इतना स्पेंड करना है और हम इन इन चीजों पे स्पेंड करेंगे। बजट में यही चीजें तो होती हैं। बजट में आपको यही तो पता चलता है कि सरकार कौन सी स्कीम्स पे इन्वेस्टमेंट कर रही है या किस पॉलिसी पे इन्वेस्ट कर रही है,
या किन किन जगहों पे, किन किन सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, कोई भी हो, ठीक है। पर सेम चीज जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, तो प्राइवेट जो है वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता है, सिर्फ अपने मैनेजमेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है, ठीक है। अकाउंटेबल टू ओन मैनेजमेंट या सेल्फ मैनेजमेंट, बेसिकली ओनर के प्रति। मान लेते हैं कि रिलायंस कोई कार्य कर रही है या कुछ उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी जानकारी देना कि कैसे लॉन्च हुआ, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ, कितना उसमें से प्रॉफिट अर्न होगा, ये सारी जवाबदेही प्राइवेट कंपनी यानी रिलायंस की नहीं होती है लोगों के प्रति। तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते, वो लोग सेल्फ या मैनेजमेंट के प्रति अकाउंटेबल या जवाबदेह होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंटर की, तो डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं प्रशासन में, तो डायरेक्टली वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते, हालांकि अकाउंटेबल होते हैं लोगों के प्रति, पर क्या आप डायरेक्टली जाके, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, फॉर एग्जांपल कल को आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो सिविल सर्वेंट बनेंगे तो क्या आप डायरेक्टली लोगों को बताएंगे कि मैंने ये काम किया? नहीं, उसका आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट आप किसको देंगे? लेजिस्लेशन को देंगे। और लेजिस्लेट कौन करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, तो जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, तो किसके थ्रू करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। अकाउंटेबल द लॉ ऑफ लैंड, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। संविधान जो हमारा है वही सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, उसी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड के प्रति जवाबदेही होती है किसकी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। डायरेक्टली घर घर जाके नहीं बताएंगे, या तो बजट के माध्यम से बताएंगे, या रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से बताएंगे, ये कार्य को रिपोर्ट के थ्रू बताएंगे, और वो रिपोर्ट किसको जाती है? रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। मान लेते हैं आपके एरिया के किसी कलेक्टर ने कुछ काम किया, तो वो आपको नहीं बताने आएंगे, वो एक रिपोर्ट तैयार होगी साल भर बाद, वो रिपोर्ट जाएगी कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास, वो कंसर्न्ड अथॉरिटी बाद में मिनिस्ट्री को भेजेगी, ठीक है। एंड जो मिनिस्ट्री कंसर्न होगी वो बाद में उसको रिपोर्ट को अपने अपने हिसाब से बजटिंग एंड दूसरी चीजों में इंक्लूड करके वो आपको बताएगी, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली आपको अकाउंटेबल दिखेगी, पर यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। एक तो ओन मैनेजमेंट के प्रति अकाउंटेबल है, और दूसरा इनका जो इंटरेस्ट होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, ठीक है, नॉट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो प्राइवेट का अकाउंटेबिलिटी सेल्फ के लिए होता है। अगला डायमेंशन की जब हम बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क या बोलें जो कानूनी रूपरेखा है, कानूनी ढांचा है, उसके अधीन पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट लॉज या गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसी के अधीन स्ट्रिक्टली बाउंड होती है, ठीक है। पर यही चीज जब हम यहां की बात करते हैं, प्राइवेट की बात करते हैं, तो ये लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। इनको कुछ छोटे मोटे हम लोग जैसे कंपनी लॉ हो गया या कुछ और लॉज हो गए, उनके माध्यम से हम इन पे चेक एंड बैलेंस या लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं लूजली बाउंड।
लूजली अधीन होते हैं टू सम या फिर बाउंड टू सम लॉज। एग्जाम्पल मैंने कंपनीज एक्ट बता ही दिया आपको, ठीक है, ये अंतर हुआ। इसके अलावा ये मैंने बता ही दिया कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड के अधीन काम करते हैं। तो ये हो गया आपका अंतर इसमें। जब हम बात करें लीगल फ्रेमवर्क की यानी कि कानूनी रूपरेखा या कानूनी ढांचे के अधीन हम बात करते हैं, तो कानून ज्यादा स्ट्रिक्ट किसके लिए होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई सिविल सर्वेंट या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके लिए काम ना करे तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नाम की एक अधिकार आपको प्राप्त है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली अकाउंटेबल जवाबदेही ले सकते हैं इसको, आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने सिविल सर्वेंट को, ठीक है। अगर किसी सिविल सर्वेंट ने कुछ काम करने से मना कर दिया तो आपके पास ये शक्तियां हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए सुप्रीम जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं। पर यहाँ पे आप नहीं कर सकते ना, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में यहाँ पे दिया हुआ है ताकि दोनों को आप साथ साथ समझते हुए पढ़ सकें। तो आज जब फंडामेंटल राइट की बात होती है तो उसके माध्यम से आप स्ट्रिक्टली बाउंड करते हैं स्टेट को या स्टेट अथॉरिटीज को कि वो कार्य आपके हित में ही करें, ठीक है। इसके अलावा डीपीएसपी के थ्रू भी आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए और बेहतरी हो, पर सेम चीज प्राइवेट कंपनी के साथ नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन कर भी रही हो तो उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, मतलब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजों में सिर्फ स्टेट के ऊपर ही बाउंड है, ठीक है, स्टेट या स्टेट अथॉरिटीज के ऊपर, ठीक है। जो हम पॉलिटी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 और 13 जब हम देखेंगे तो वहां पे साफ साफ मेंशन है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट और जो एक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो कहाँ तक एम्बिट करते हैं, मतलब स्कोप क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला जब हम बात करते हैं डायमेंशन की तो यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता, समरूपता जिसे हम कह सकते हैं, एक रूपता या समरूपता मतलब एक समान दिखना। तो जब हम बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक की तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्मिटी के सब्जेक्ट में होता है, मतलब बेसिकली ये यूनिफॉर्मिटी के अधीन काम करते हुए दिखेगा आपको। यूनिफॉर्म वर्क कैसे हुआ? क्योंकि इनका बेसिक फंक्शन क्या है, सारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती हैं उनका एक लौता लक्ष्य है, फाइनल जो लक्ष्य क्या है यूनिफॉर्म वर्क है कि गोल जो है वो है वेलफेयर, चाहे जिस भी माध्यम से करेगी जन कल्याण, लोक कल्याण, ठीक है। लेकिन वही प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहां यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई कंपनी कुछ बनाती हो, कोई कंपनी कुछ और बनाती हो, कोई दो कंपनी एक जैसे आइटम बनाती हो पर उनमें डिफरेंस दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जब एक जैसा काम करती है तो उनमें एक जैसा ही चीजें दिखाई देती है, चाहे वो जैसे एग्जांपल लेते हैं सिक्योरिटी का, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो पुलिसिंग हो, चाहे वो आपके आर्म फोर्सेज हो, नेवल फोर्सेज हो, इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है आपके या लोगों के जान माल की रक्षा करना, चाहे वो आउटर थ्रेट हो चाहे इंटरनल थ्रेट हो, ठीक है। लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो उनके पास ये कार्य नहीं होता, तो बेसिकली वो यूनिफॉर्मिटी में बिलीव नहीं करते हैं, या बोल सकते हैं हम कि सब्जेक्ट टू नॉट सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो बेसिकली इसका दूसरा यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लोक प्रशासन की बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल होते हैं, इम्पार्शियल होना जरूरी है,
ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सारे लोग की जान माल की जब सेवा कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेज हो, चाहे वो नेवल फोर्सेज हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्म के फोर्स होंगे, उनका काम क्या है, सब लोगों को एक समान मानना, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ही मान के चलेंगे या फिर अपना सब्जेक्ट मान के ही चलेंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकते कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है। उनके लिए एग्जाम्पल लेते हैं सरकारी अस्पताल का, सबसे प्राइम एग्जाम्पल है सरकारी अस्पताल। आप जो सरकारी अस्पताल या हॉस्पिटल्स को देखेंगे, चाहे वो भारत में किसी भी कोने में क्यों ना हो, वहां पे चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, फर्क नहीं पड़ेगा, उसे वहां पे वही सेवाएं मिलेंगी जो एक जैसी दिखाई दे। सरकारी स्कूल हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, वहां पे आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क दिखता है और साथ ही साथ न्यूट्रल, इम्पार्शियल, फिनोमिना देखने को मिलता है। पर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं। सेम चीज आपको यहाँ बताता हूँ, सरकारी अस्पताल में सबके लिए एक समान वही डॉक्टर्स होंगे, वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा, सब कुछ सेम होगा। पर प्राइवेट में हॉस्पिटल्स की जब हम बात करें तो क्या देखने को मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको अलग अलग कैबिन, अलग अलग रूम्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वहां पे या स्टेटस के हिसाब से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पार्शियलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे नॉन न्यूट्रल होंगे, पार्शियल हो सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे, मान लेते हैं कि ज्यादा पैसे देने वाले लोगों को जल्दी देखेंगे। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बस ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि जो जिस कैबिन में रुका है, मान लेते कोई लग्जरी कैबिन में रुका है तो उसको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसके लिए अलग से एक नर्स, एक वार्ड बॉय, या इस तरह के लोग साथ में हैं, डॉक्टर्स टाइमली उनको चेक करने आ रहे हैं। लेकिन वही कोई अगर जनरल कैबिन में रुका है तो उसको उतना फ्रिक्वेंटली वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनका बेड वगैरह नॉर्मल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, पर यहाँ सब सेम होगा। ये था यूनिफॉर्मिटी की बात। ठीक है, तो डिफरेंट आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अगला जो हमारा पॉइंटर है जिसके माध्यम से हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, वो है फाइनेंशियल कंट्रोल की बात। यानी कि आर्थिक नियंत्रण की बात, ठीक है, वित्तीय नियंत्रण की बात। तो यहाँ पे सबसे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है क्योंकि खुद का अर्निंग नहीं होता है, ठीक है, खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सारा पैसा किसका है, लोगों का है। ठीक है, वहां के सब्जेक्ट के, तो गवर्नमेंट का हर एक पॉइंट क्या होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, तो हैवी कंट्रोल होगा। ठीक है, ऑन फाइनेंसेस, जो बजटिंग में हम देखते हैं, है ना। जब भी बजट की बात आती है तो बजट आपको एक एक चीज का बताना पड़ता है, एक एक चीज का आपको वहां पे आय और व्यय, यानी कि जितना भी आपका क्या बोलते हैं रेवेन्यू जनरेट हुआ और जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, उन सब का लेखा जोखा आपको पूरा डिटेल में लोगों को बताना होता है। तो बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे हैवी या एक्सटेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हर एक सेक्टर को गवर्नमेंट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग पैसा आवंटित होता है। ठीक है, हर साल। तो आवंटन कैसे हो रहा है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंप्लीट डायकोटमी है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ठीक है, डायकोटमी मतलब विभाजन। ठीक है, तो विभाजन कैसा है, प्रशासन अलग कार्य करता है, लेकिन प्रशासन को जो कार्य करने हैं उसके लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान होती है उसका पूरा अथॉरिटी किसके पास होता है, रिप्रेजेंटेटिव, या फिर बोले कि किसी एक अथॉरिटी के पास होता है। सबको पैसा
अपने मन मुताबिक नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ की बात करते हैं हम प्राइवेट कंपनीज की बात करेंगे तो वहां पे कंट्रोल्ड होता है फाइनेंसेस, जो कि कंपनी के पर्स के मुताबिक होता है, ठीक है। यहाँ हैवी कंट्रोल होता है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक पर्स है, याद रखिएगा पब्लिक पर्स है। तो यहाँ पे प्राइवेट, ठीक है, मतलब उस कंपनी के पास जितना पैसा होगा वो उतना ही इन्वेस्ट करेगा या उसी मुताबिक अर्निंग करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं डायकोटमी की, तो यहाँ पे डायकोटमी नहीं होता है, ठीक है। डायकोटमी नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एडमिन एंड फाइनेंस में कंप्लीट सेपरेशन नॉट अलाउड, ठीक है। नॉट कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस। तो जो जितना अर्निंग करके देगा प्राइवेट में, उसको उतना वैसा पैसा मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द पर्स। उस कंपनी का पर्स कितना है, उस कंपनी का के पास पैसे कितने, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिला बिटवीन फाइनेंशियल कंट्रोल या वित्तीय नियंत्रण की बात हम करें। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंटर की बात करें हम, या अगला नियम जो हमारा डिफरेंस है वो है पब्लिक स्क्रूटनी। ठीक है, स्क्रूटनी मतलब समीक्षा, तो स्क्रूटनी यानी समीक्षा की बात करते हैं। ये हैवी पब्लिक स्क्रूटनी को फेस करता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए एक थिंकर है, एक थियोरिस्ट है, हक्सले, ठीक है। इनका कहना है कि जो स्टेट है वो ग्लास रूम के अंदर दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है यहाँ पे। पारदर्शिता कैसे? आपको हर बार लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने ये काम किया। मान लेते हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है या हम बोलते हैं एनडीए की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो हर 5 साल में उसके किए हुए कार्यों को उसको बताना होता है, लोगों को दिखाना पड़ता है, लोगों की नजर होती है, ठीक है। हॉकाई की तरह या बोल सकते बाज की नजर की तरह लोगों की नजर होती है कि क्या कार्य हो रहा है। अगर कार्य अच्छा लगता है तो ही आप अगली बार उस गवर्नमेंट को चुन के वापस रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोगों की स्क्रूटनी है ही नहीं, पब्लिक स्क्रूटनी, नो पब्लिक स्क्रूटनी। ठीक है, मान लेते महिंद्रा कंपनी है, तो महिंद्रा कंपनी क्या कार्य कर रही है, कितना अर्निंग कर रही है, क्या कहाँ कैसा काम कर रही है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा काम कर रही है, ये आपको नहीं पता चलेगा, ना हमें पता चलेगा, ये उस मैनेजमेंट के अधीन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं लिव अंडर ओपेक रूम, ठीक है। जैसे ग्लास रूम की बात बोली जा रही है, यानी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात करी जा रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वही जब हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन लिव्स अंडर ओपेक रूम, यानी कि आप बोल सकते हैं अंडर अ ब्रिक रूम। विदाउट एनी डोर और एनी ग्लास, जो कि आपको बाहर पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ओपेक्यूटी दिखती है, यहाँ पे पारदर्शिता दिख रही है, तो यहाँ पे पूरा बंद दिखेगा, बंद कमरों के अंदर वो कार्य होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्रूटनी की बात। अब बारी आती है स्केल ऑफ ऑपरेशन की, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो संचालन का पैमाना क्या होता है, जो ऑपरेशन हो रहा है यानी संचालन हो रहा है, उसका पैमाना क्या है, उसका निर्धारण कैसे होता है या क्या होता है। तो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं
ठीक है। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा ही, या बोल सकते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं ये सब किसके अधीन आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक तो भाई अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सब कुछ आएगा। लेकिन जब भी हम किसी एक क्षेत्र की बात करते हैं तो उस क्षेत्र में अंडर सम लिखा हुआ है, या बोल सकते हैं अंडर द लिमिट्स ऑफ बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन करने वाले प्रशासन है, तो उसका पावर कहां तक होगा, उसका स्केल कहां तक होगा, जहां तक भारत देश की सीमा होगी या भारत देश का नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, तो विद अंडर द लिमिट्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्टेट, ये सब आएगा पब्लिक के अंदर। लेकिन प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट तो और छोटा रूप हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ा रूप, उसके बाद आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके लास्ट में आता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उम्मीद करते हो समझ में आ रहा होगा। तो सबसे छोटा रूप हम जब भी बात करते हैं तो वो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो इसका स्केल स्मॉल स्केल होता है। तो पर्टिकुलर फर्म की जहां तक एरिया, जहां तक पावर होगी, एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो ऑफिस है और बाकी उसका वर्किंग है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ तक है, तो वो जो कंपनी है उसका स्केल कहां तक हो जाएगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, एग्जांपल साइकिल की कंपनी कोई है, तो वो साइकिल की कंपनी अगर लोकल कंपनी है तो उसका स्केल कहां तक होगा, सिर्फ जितना दूर उसकी साइकिल बिकेगी। ठीक है, जहां वो साइकिल बनाएगा उसके वर्कर्स के अधीन रहेगा बस, और लोगों के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था हमारा कुछ डिफरेंसेस जिसे हमने आज देखा। अभी अब कुछ समानताएं देखेंगे। डिफरेंसेस की हम बात करें तो बहुत सारे थिंकर्स या बोल सकते हैं कि जो विचारक हैं उन्होंने कहा है, तो उसमें कुछ एग्जांपल जोसिया स्टैम्प, ठीक है, पॉल एच एपलबी, पीटर ड्रकर और बहुत सारे हैं। ठीक है, साइमन, हर्बर्ट साइमन भी है। तो इन्होंने अलग अलग इन सब का आइडिया को अगर हम समावेशित करें तो वहां से ये रिजल्ट्स निकलते हैं। तो किसी ने कुछ किसी पर्पस के लिए कहा, किसी ने किसी और कारण से कहा। तो जब हम बात करते हैं तो डायमेंशंस अगर लें, सबसे पहले पर्पस की बात होती है। पर्पस के माध्यम से आप अंतर स्पष्ट करेंगे कि क्या उद्देश्य है। दूसरा, क्या राजनीतिक चरित्र है लोक प्रशासन का और निजी प्रशासन का, इसके माध्यम से। फिर बारी आती है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से, लीगल फ्रेमवर्क या कानूनी संरचना या कानूनी ढांचे के माध्यम से आप अंतर स्पष्ट करेंगे। डिफरेंसेस between public administration and private administration on the basis of legal framework has been put in front of you, आपके सामने हमने रखा है। फिर आगे हम देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर जो है वो यूनिफॉर्मिटी या समरूपता या एक रूपता के माध्यम से भी स्पष्ट होता है कि यूनिफॉर्म वर्क होता है, और ये जो काम होता है बेसिकली बीइंग न्यूट्रल, बीइंग इम्पार्शियल, बीइंग अनडिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये कार्य होते हैं। ठीक है, सिमिलरली प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और हो सकता है, नॉन न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है, पार्शियल भी हो सकते हैं, और ये सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं होता। ठीक है, एक जैसा बनाने का कोई बाध्य नहीं है, क्या एक जैसा कार्य करने का कोई बाध्यकारी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फिर बारी आती है फाइनेंशियल कंट्रोल या वित्तीय नियंत्रण की, या बोल सकते हैं आर्थिक नियंत्रण की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कार्य करता है वो बहुत ज्यादा ही कंट्रोल होता है फाइनेंसेस से, और वो फाइनेंसेस कहाँ से कंट्रोल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने जो अभी पार्ट छोड़ा हुआ है जो बाद में पढ़ेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान है आर्टिकल 112 में। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का,
कि भाई बजट तैयार होगा, बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आगे क्या करने वाली है उसका एक एलोकेशन बताती है कि इतना इतना हम खर्च करेंगे और इतना इतना हमें रिटर्न मिलेगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में बहुत अंतर है, ठीक है। आपको पता है कि जो फाइनेंसेस होता है वो किसके पास होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, जो आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रशासन में डायरेक्टली इलेक्टेड एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के हम प्रशासन का पूरा संरचना तैयार करते हैं, किसका, लोक प्रशासन का। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डिप्टी कलेक्टर, क्या बोल या फिर बोल दें हम डीएसपी, या नीचे जाए तो आप और भी जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सब के पास पैसे नहीं होते, वो पैसे उन्हें सरकार द्वारा दिए जाते हैं कार्य करने के लिए। पर यहाँ पे वो चीजें अंतर हो जाती हैं। यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट पर्स होता है, मान लेते हैं XYZ नंबर ऑफ मनी है, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी भी इंक्लूड कर सकता है अकॉर्डिंग टू बोरिंग वगैरह, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास लिमिटेड पर्स होता है, उन्हीं उसी पर्स में से इन्हें काम करना होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के बीच में कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि जो प्रशासन कर रहे हैं ना वही निर्धारित करते हैं कितना पैसा कहाँ लगना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वही निर्धारित करते हैं कहाँ कहाँ पैसे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे निर्धारित कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। इसलिए ये अंतर आपको दिखाई देता है। फिर बारी आती है स्क्रूटनी या पब्लिक स्क्रूटनी की। तो जन समीक्षा या लोक समीक्षा के माध्यम से अगर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी या स्क्रूटनी, तो हैवी पब्लिक स्क्रूटनी देखने को मिलता है हमें, या बोल सकते हैं कि बहुत अत्यधिक लोक समीक्षा देखने को मिलेगा लोक प्रशासन में। वही कोई पब्लिक स्क्रूटनी आपको देखने को नहीं मिलेगा निजी प्रशासन में। दूसरी बात, हक्सले ने कहा है, ठीक है, हक्सले ने इसलिए कहा है क्योंकि लोग हमेशा देखते रहते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि स्टेट जो है वो वर्क अंडर ग्लास रूम, एक खुले हुए कांच के रूम के अंदर काम कर रही है, यानी जो भी वो कर रही है वो बेसिकली सारी चीजें बाहर पता चल रही है कि ये कार्य हो रहा है। वही प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग कहाँ रहते हैं, एक बंद कमरे के अंदर या बंद दरवाजे के अंदर डिसीजन मेकिंग होता है या निर्णय लिया जाता है जो कि अपनी फर्म के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि लोगों के हित के लिए बेनिफिशियल हो। लास्ट में स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं कि क्या पैमाना है या कितना स्कोप है बेसिकली, ठीक है, क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तो जो भी कार्य आप देख रहे हैं, ठीक है, आपके लिए होता है, वो सब किस में आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि जो भी कार्य हो रहा गवर्नमेंट के द्वारा वो सब किसके लिए हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है, अपने क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो जहां तक क्षेत्र होगा किसी भी एक गवर्नमेंट का, उतने क्षेत्र तक वो पावर दिखाई देगी। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, स्मॉल स्केल होता है, ठीक है। हो सकता है किसी एक फंक्शन को करते हो, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन करा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करती है, आपको फूड भी प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है, अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। पर प्राइवेट में अलग अलग कार्य अलग अलग कंपनीज करती है। तो ये तो हो गया अंतर। अब बारी आती है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य समानताएं यानी सिमिलैरिटीज के बारे में। अब सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज बताने वाले कौन थे, देखिए आप खुद सोचिए, सिमिलैरिटीज कौन बताएगा, जिसका सोच नैरो होगा, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि नैरो एंड ब्रॉड व्यू है डेफिनेशन का, तो जिसका नैरो व्यू होगा, नैरो किसका था, क्लासिकल थॉट का। तो क्लासिकल थॉट में आपकी मैरी पार्कर फोले एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है।
गोली कार्मिक, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको वो देखने, वुडरो विल्सन, ऐसे और भी अलग अलग थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको इसके बारे में बताते हैं, समानता के बारे में। या आप ले सकते हैं हेनरी फ्यूल, ठीक है। तो इनका क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि जो प्रशासन है वो प्रशासन ही होती है, कोई और तरीका नहीं होता है प्रशासन को बताने का। एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग अदर देन दैट। इससे इतर कुछ भी नहीं है, प्रशासन प्रशासन है, इसके अलावा इतर कुछ और नहीं है। ये बेसिक डेफिनेशन कहता है क्लासिकल थ्योरी, इसीलिए कहता है कि इसमें समानताएं हैं। देखिए इनका कहना यह है, सबसे पहली बात, कि जो इनके टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं वो कॉमन होते हैं। यानी कि अगर पोस्ट कॉर्प की बात करें तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों जगह सेम तरीके से कार्य करेगा। दोनों जगह प्लानिंग एक ही तरीके से होता है, मतलब प्लानिंग तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग दोनों जगह होता है, ठीक है। इसके अलावा पीओसीसी की बात करें, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपके क्या फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑपरेटिंग, ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि दोनों जगह सेम होते हैं। तो बेसिकली इनका कहना है कि जो प्रबंधन वाला कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिएगा कि मैनेजमेंट का मतलब होता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से, और पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है थ्योरी पार्ट से। तो बेसिकली बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट का प्रोसीजर्स है वो सब कॉमन होगा आपका इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। निजी लोक प्रशासन, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में दोनों में आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एक समान देखने को मिलेंगी, ठीक है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सेम समान होंगी, ये कहना है उनका। अब बारी आती है कि जो मॉडर्न टाइम्स है, यहां पे भी ये सिमिलैरिटीज इन्होंने बताई कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, नथिंग अदर देन दैट, क्योंकि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सेम यूज होती है, ठीक है। रिजल्ट सेम चाहिए होता है, सेम रिजल्ट चाहिए होता है। हाँ, रिजल्ट का तरीका या रिजल्ट का पैमाना अलग हो सकता है, पर दोनों को रिजल्ट चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई लॉस मेकिंग करना चाहता हो, दोनों का रिजल्ट क्या चाहता है? प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट हो सकता है कि पर्सनल हो या हो सकता है कि मल्टीपल हो, ठीक है। तो लोगों के लिए प्रॉफिट हो रहा है उसे वेलफेयर कह देते हैं, और प्राइवेट या फर्म के लिए हो रहा है तो उसे प्रॉफिट ऑफ फर्म या सेल्फ प्रॉफिट कह सकते हैं। ये कहना है किसका? सिमिलैरिटीज। अब आगे की बात करते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में की हम बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में आपको दिखेगा कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समानता क्यों दिख रही है? क्योंकि देखिए आज के समय में मॉडर्न टाइम्स में प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी पब्लिक वर्क कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी निजी कंपनियां हैं या निजी आपको ऑर्फनेज मिलेंगे, ठीक है। ऑर्फनेज यानी अनाथालय, ठीक है। ओल्ड एज होम आपको देखने को मिलेगा, प्राइवेट ओल्ड एज होम्स यानी कि वृद्धाश्रम, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे मॉडर्न टाइम्स में, जहां पे पब्लिक वेलफेयर का काम कौन कर रहा है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आखिरकार यही तो काम है ना सरकार का भी, सरकार तो अपना कर ही रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ये कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों में अब वो अंतर स्पष्ट करना लिबरलाइजेशन के बाद मुश्किल हो गया। अब क्योंकि एक और चीज है
कि मॉडर्न टाइम्स में जो पब्लिक है यानी कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो कस्टमर ओरिएंटेड वर्क चाहते हैं। यानी आप और हम क्या चाहते हैं, पहले हो सकता था कि सरकार जो भी देते हम ले लेते थे, पर आज के समय में हमें अच्छी चीजें चाहिए। आज के समय में हम उपभोक्ता बन रहे हैं। 1990 के बाद से जब हमें दुनिया भर जो वैश्वीकरण हुआ तो दुनिया भर की चीजें हमें जब पता चलने लगी तो हमें ये पता चला कि भाई दुनिया भर में क्या चीजें हो रही हैं, कोई गलत हो रहा है तो कैसे उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको 2000 के बाद आपको आरटीआई भी देखने को मिलता है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आगे हमें पढ़ना है। तो कस्टमर ओरिएंटेड काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी आजकल क्या कर रही है, कस्टमर ओरिएंटेड बन रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम भी क्या होगा, कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब लोगों को और बेहतर दो। प्राइम एग्जांपल देखिए कि पहले सिर्फ रेलवेज होती थी। ठीक है, आज के समय में लग्जरी रेलवे हो रही है। पहले आपको सेमी स्पीड ट्रेन या नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह देखने को मिलती थी। आज आपको सेल्फ मेड यानी कि बिल्ट इन इंडिया आपको वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार, ये दोनों देखने को मिल रही है। मतलब बेसिकली कस्टमर को और बेहतर चीज देने का कार्य कर रही है गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कैसे कर पा रही है, कर पा रही है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। ठीक है, तो ये किसके साथ हो रहा है, विथ एक्सपर्टीज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको शुरू में बताया था ना, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है आजकल प्राइवेट कंपनीज के पास फर्म को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है, सीएसआर। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब कंपनीज को सोसाइटी के लिए भी कुछ कार्य करना होगा, सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं दिखना होगा। ये सब कब हुआ है, आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो डिफरेंसेस अब कम हो चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का असर क्या पड़ा है, तो निजी और लोक प्रशासन के मध्य जो अंतर था वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से एग्जांपल्स। उसी के अलावा अगर आप देखें तो जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादातर कार्य करते थे अपने बेनिफिट के लिए या पर्सनल हितों के लिए। ठीक है, तो वहां पे पब्लिक हित नहीं होता था, लेकिन अभी यहाँ पे पब्लिक हित भी हो रहा है। अगर कोई प्राइवेट ऑर्फनेज भी है यानी अनाथ आश्रम, तो उसमें लाभ किसको मिलेगा, अनाथ बच्चों को। ओल्ड एज होम है अगर प्राइवेट भी है तो फायदा किसको होगा, लोगों को। लेकिन वैसे ही अब गवर्नमेंट भी जो है ना वो प्राइवेट काम यानी प्रॉफिटेबल काम करना चालू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। एग्जाम्पल ONGC। ठीक है, एग्जाम्पल CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ETC। बेसिकली बोला जाए तो महारत्ना नवरत्ना कंपनीज जो है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इसका मतलब वो प्रॉफिट अर्न करेंगी। लेकिन प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसका जो फायदा मिलेगा वो अल्टीमेटली मिलेगा लोगों को ही। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास ही पैसा जाएगा और गवर्नमेंट उसे इन्वेस्ट करेगी लोगों के फायदे के लिए। तो ये हो गया आपका बेनिफिट या सिमिलैरिटीज आफ्टर लिबरलाइजेशन मॉडर्न एरा में। ठीक है, तो कुछ और चीजें बता दूं आपको इसके साथ कि आज के समय में आपको देखने को मिलेगा जो मॉडर्न एरा है उसमें हाइब्रिड मॉडल बहुत काम कर रहा है। हाइब्रिड मॉडल, ठीक है, तो हाइब्रिड मॉडल के लिए बनाते हैं एक डायग्राम। ठीक है, मान लेते हैं कि कंपनी 1 कंपनी 2 ऐसे करते हुए अलग अलग चीजें हैं। तो कंपनी जो है ना वो बेसिकली दो फंडा, हाइब्रिड मॉडल हमेशा दो चीजों पे, एक ओनरशिप पे
और दूसरा फंडिंग पे वर्क करती है। ठीक है, तो अब इसको कैसे दिखाया जाए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 1 है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ओन, और मान लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट ओन। यहाँ पे ले लेते हैं पब्लिक फंड, प्राइवेट फंड। तो जब पब्लिक और पब्लिक की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन 1 मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फुल्ली, ठीक है, फुल्ली वर्किंग गवर्नमेंट है। यहाँ पे फुल्ली वर्किंग प्राइवेट होगा, क्योंकि प्राइवेट ओन भी है, प्राइवेट फंडेड भी है, तो बेसिकली कार्य क्या कर रही है। लेकिन आज के समय में हमें कौन सा रूप देखने को मिलता है, 2 and 3, हाइब्रिड मॉडल है 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइवेट ओन और पब्लिक फंड। ठीक है, ओनरशिप किसका होगा, और फंडिंग किसका होगा, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे भी संगठन चल रहा है जिसमें पब्लिक जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करता है और प्राइवेट उसको क्या करता है, ओन करता है उस फर्म को। लेकिन यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन 3 की बात करें तो यहाँ पे जो है प्राइवेट फंडिंग किसका है, प्राइवेट है, और फंडिंग जो ओनरशिप है वो पब्लिक है। तो आज के समय में ऑपरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन 2 and 3 आर मोर एक्टिवली सीन ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज के समय में हमें ये जो सेकेंड और थर्ड ग्रुप दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है, यानी हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल मतलब बोल सकते हैं हम हिंदी में कि, एक सेकंड, हिंदी में हाइब्रिड को बोलते हैं मिश्रित संगठन। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक चेंजेस। अब इसको हम अगर डिफाइन करना चाहे सिमिलैरिटीज में, तो उर्विक गुलिक एंड उर्विक ने कुछ समानताएं बताई कि आज के समय में जब हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंसेस नहीं दिखाई देंगे, जबकि ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई देंगे। कैसे, पहला पॉइंटर, फर्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में है। दोनों में संगठन का जरूरत पड़ेगा, बिना संगठन के ना तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा ना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो संगठन की आवश्यकता है। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी इन फंक्शन। ठीक है, इनका कहना है, उर्विक का कहना है कि यूनिफॉर्मिटी ठीक है, आज के समय में आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे टास्क हैं, ये लिबरलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, लिबरलाइजेशन के बाद ये आज के समय में देखने को मिलता है कि प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारे टास्क एक साथ कर रही है जो चीज गवर्नमेंट कंपनीज करती है। एग्जांपल, रिलायंस फ्यूल निकालता है, ठीक है, रिलायंस पेट्रोल, वैसे ही ओएनजीसी का भी पेट्रोल है, तो गवर्नमेंट का भी पेट्रोल वाला है और रिलायंस का भी है। एग्जाम्पल लेते हैं स्टील, तो ठीक है, तो टाटा स्टील्स है प्राइवेट कंपनी, स्टील बनाती है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में है। सिमिलरली आपको सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका मान लेते हैं भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी, तो ये भी क्या कर रही है, ये भी स्टील कंपनीज है। ठीक, तो दोनों काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं, फंक्शनिंग सेम है, काम क्या है उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, हालांकि तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही कहना है उर्विक का, जिसे मैंने उस समय बताया था कि डिफरेंसेस यही है कि उनके कार्य करने की यानी उनके काम को करने के तरीके में अंतर हो सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन देयर फंक्शन, देयर वर्किंग,
लेकिन जो उनका एक्चुअल टास्क है, फंक्शनिंग या टास्क बिल्डिंग यूनिफॉर्मिटी इन टास्क सेम होता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पुलिसिंग लेते हैं, ठीक है। पुलिस का काम क्या है? लोगों की जान माल की देखभाल करना, इंटरनल थ्रेट से, जैसे मान लेते हैं कि चोरी से, डकैती से, लूटपाट से, इस तरह की, या फिर हिंसा से, इस तरह की चीजों से बचाव कौन करता है? पुलिसिंग। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स क्या करते हैं? कई सारे लोग अपने लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखते हैं, तो उनका काम भी वही है, लेकिन उनके लिए स्केल स्मॉल हो गया, ठीक है। स्केल में डिफरेंस हो जाता है पर कार्य सेम है दोनों का, यही कहना है उर्विक का। तो फंक्शनिंग सेम होता है। तीसरा ये कहते हैं उर्विक कि इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स होता है, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक गवर्नमेंट कंपनी का चेयरमैन है और एक प्राइवेट कंपनी का चेयरमैन है, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम होगी, ठीक है। दोनों का काम भी सेम होगा, दोनों के ऊपर बर्डन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस स्केल डिफरेंट होगा, ठीक है। जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होगा, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होगी। चौथा, इसके अलावा पब्लिक रिलेशन आज के समय में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी पब्लिक रिलेशन करती है और प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं। प्राइवेट कंपनी में भी आपको देखने को मिलेगा एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट कंपनीज में भी एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पब्लिक रिलेशन पे जोर दिया जा रहा है और प्राइवेट में भी दिया जा रहा है। तो ये था कुछ तरीका जिसके माध्यम से आप समानता और डिफरेंसेस बता सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट उर्विक ने यह भी कहा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन या बोले कि अन्वेषण, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अन्वेषण, पब्लिक रिलेशन यानी कि लोक संपर्क या जनसंपर्क, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, समान जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व, और कार्य प्रणाली में समानता, संगठन की आवश्यकता, ये सारी चीजें हैं जो उर्विक ने कही कि समानताएं हमको आज के समय में देखने को मिलती है, चाहे वो निजी प्रशासन हो चाहे वो लोक प्रशासन हो। तो उदारवादी संरचना के बाद यानी उदारवादी नीति के बाद आपको ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो कोई आपसे अगर पूछे कि इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्या हुआ है, तो डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन ब्लर्ड, ठीक है, धुंधला हो गया है अंतर निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के मध्य, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आज हमारा जो सेकंड टॉपिक था पब्लिक एंड प्राइवेट क्या बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और उस पर इम्पैक्ट किसका, लिबरलाइजेशन का, वो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंसेस भी बता दिए हैं और सिमिलरिटीज भी बता दी हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और इनका इस्तेमाल करिएगा आप अपने आंसर राइटिंग में, तो आपको नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल में आते हैं, देखते हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और मोटिवेट करेगा आपको इस तरह के वीडियो लेक्चर्स या कंटेंट प्रोवाइड करने में। हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम और अच्छे अच्छे तरीकों से आपको पढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके और हमारा जो भी अगला लेक्चर होगा वो आपको सबसे पहले देख सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसे शेयर भी करेंगे उन लोगों के साथ जो कि CGPSC या UPSC या UGC नेट जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट लेकर तैयारी कर रहे हो, उन तक ये लेक्चर पहुंच सके और उन्हें भी हमारे द्वारा किए गए इन प्रयत्नों से कुछ लाभ मिले। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में फिर होगी अगले टॉपिक के साथ, जहां हम देखेंगे वुड्रो विल्सन के बारे में और फिर स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के आयाम, ठीक है, डायमेंशंस, और उसको कैसे देखेंगे, उनके बदलाव को जानते हुए। तो आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें, फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।